साउंड टेक 7 एक्शन। ठीक है अजय आलोक जी आ रही हूँ। 13 सीटें महाराष्ट्र की जहां पर वोटिंग हो रही है और महाराष्ट्र माना जा रहा है कि 48 सीटें, पिछली बार 40 आई थी वहां पर एनडीए की, क्योंकि उस समय उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ बीजेपी के साथ थे। लेकिन अब जबकि इतनी सारी पार्टियां हो गई हैं, पीयूष गोयल जी के कैंपेन को हम लोग ट्रेल कर रहे थे और उसमें आप देखिए 5 पार्टियां तो उनकी तरफ है, जिसमें आरपीआई है, शिंदे गुट है, अजित पवार गुट है, बीजेपी है साथ में। तो ये तमाम पार्टियां, एमएनएस भी उनके साथ है, राज ठाकरे की पार्टी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इधर आप लोग भी 3 पार्टी लेकर घूम रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता आपको नहीं लगता है कि बहुत ही परेशान रहेगी? और हिंदुत्व का एजेंडा वो कह रहे हैं, जो बाला साहब ठाकरे का कोर एजेंडा था, उस पे वो कह रहे हैं मात खा जाएंगे उद्धव ठाकरे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। शिवसेना के सभी शिव सैनिक आज हंस रहे होंगे कि बाला साहब ठाकरे का एजेंडा शिंदे जी लेकर चल रहे हैं। मतलब वो हंसेंगे कि कौन बीजेपी का व्यक्ति क्या कह रहा है। आज मुद्दा यह है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नोटिस भेजकर आपने सब वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग को अपने साथ तो मिला लिया, लेकिन देश की जनता समझ रही है। देश की जनता जानती है भाई महाराष्ट्र में किसने काम किया था कोरोना में और किसने काम नहीं किया। अंडर करंट पूरी तरह से, अंजना जी आपने भी पूरा देश घूमा है, मैंने भी लगभग 7-8 राज्यों में मैं भी गया हूं। अंडर करंट पूरी तरह से मोदी जी के चेहरे के ही खिलाफ है, क्योंकि वो चेहरा अब झूठ का एक पुलिंदा बन चुका है। देश की जनता समझ गई है कि ये व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है। यू आर राइट ब्रो। ये झूठों का शहंशाह का चेहरा हो गया है। आज जिस तरह से अजय आलोक जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन चुकी है, मतलब इनको पता चल गया ईवीएम में किसने किसको वोट डाला है, इनको सब पता चल गया। क्या भाई ईवीएम सेट है क्या? अरे भाई ईडी सीबीआई तो सेट कर रखे हैं, क्या ईवीएम भी सेट है क्या आपकी? हमारी सरकार तो बनी गई, अब हम 400 के पार चल दिए। अब 400 के पार का जो एजेंडा है उसने इनको बड़ी मुश्किल में डाला हुआ है। अजय आलोक जी को पता नहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं आया कि 400 पार अब नहीं बोलना है। उसका कारण यह है कि 400 पार जिस तरह से संविधान को और आरक्षण को खतरे के लिए पूरी देश ने इसको एक घंटी की तरह माना, उसके बाद से मोदी जी ने कहना बंद कर दिया। और आज पूरी तरह से जिस तरह से मोदी जी का पिछले 2 महीने का इलेक्शन कैंपेन, अंजना जी आप देखिए, मछली और मछली के कांटे से शुरू हुए। मायोवाद, मुसलमान, मुस्लिम लीग और उसकी छाप है और उसकी छाप है, और फिर उसके बाद मंगलसूत्र के बाद भैंसिया खोल ले जाएंगे, और फिर उसके बाद जिस तरह से एक कमरा उनको दे देंगे, और फिर तमाम जो वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज थे उसमें सब चीजों से मुकर गए। फिर कहने लगे हम तो जो है ताजिया के नीचे से चक्कर लगाते थे। तो मोदी साहब स्वयं जो है अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाए। इस बार इनका ना तो वो नकली हिंदुत्व चल पाया और ना ही कपटी राष्ट्रवाद चल पाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अंजना जी मैं इस समय अयोध्या में बैठा हूं। अयोध्या जैसी सीट पर अवधेश प्रसाद जी जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो भयंकर लीड लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो इनके कैंडिडेट बीजेपी के हैं, जो मोदी जी के साथ रोड शो में थे और आपने भी कवर किया था, जीप पर खड़े थे, वो पूरी तरह से हार रहे हैं। उसका कारण यह है कि लोग पूछ रहे हैं भाई जमीनों का जो मुआवजा था वो क्यों नहीं मिला, विस्थापितों को अभी तक क्यों नहीं मिला, नजरूल की जो जमीन आप लोगों ने सरकार ने ली उसका क्या क्या हुआ। अभी तक अयोध्या में केवल और केवल इन्होंने वोट बैंक की एक फैक्ट्री के तौर पर इसको देखा, लेकिन यहाँ के जो लोग थे उनकी समस्याओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि साहब हम तो बिल्कुल भूकंप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भूकंप हमेशा विनाश लेकर आता है, और विनाश बहुत आ गया 10 साल में। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार, धारा 370 पर तमाम झूठ बोले गए, और आज हालत यह है कि कश्मीर वैली में चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इनके कैंडिडेट छोड़कर भाग रहे हैं वहां से। लेह लद्दाख वाला कैंडिडेट कहां है जरा इनसे पूछिए। आप देखिएगा एक चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। 2004 के जो नतीजे थे इंडिया शाइनिंग वाले, उससे बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं इस बार। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, सही पकड़े हैं। इनको कहीं पर भी कोई दिक्कत नजर आ रही है। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, ठीक है, पूरा कर लेने दीजिए आलोक जी, पूरा। बीजेपी के जो लोग हैं, हाँ। उनसे आप अगर ऑफ द कैमरा पूछेंगे तो हर राज्य में इनकी सीटें घट रही। अमित शाह जी ने शुरुआत की थी राजस्थान से। मैं आज कह के जा रहा हूं कि यूपी में कम से कम
कम से कम 25 से 30 सीटें गठबंधन की निकल कर आ रही हैं। कम से कम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। हरियाणा के अंदर एक आप तरफा बहुत चुनाव हिम्मत भी केवल करते तो 25-30 ही बोल पाते हैं आलोक जी। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। मैंने कहा कम से कम की बात कही मैंने। देखिए मैं ग्राउंड पे हूं। अमेठी में पंडित किशोरीलाल शर्मा 2 लाख वोट से जीत रहे हैं और स्मृति ईरानी जी का जो अहंकार है, आज जिस तरह से उन्होंने मिमिक्री की है, जिस तरह से राहुल गांधी जी के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि वो भाग गए, पूरी तरह से अमेठी की जनता खिलाफ खड़ी हुई। अमेठी की जनता पूछ रही है कौन सा इंस्टीट्यूशन लेकर आई, संजय गांधी हॉस्पिटल तो बंद करा दिया। अमेठी के लोग पूछ रहे हैं कि 2014 में तो आप 19 में कहते मैं थे एक एक्सपीरियंस आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। दिन में पिछले मैंने 3 दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम मीडिया के साथियों से बात की, गौरीगंज से लेके अमेठी से लेके मुसाफिर खाने तक तमाम सभाओं में मैं साथ रहा हूं। अजीब करंट है किशोरीलाल शर्मा जी के पक्ष में। और पूरी तरह से स्मृति जी को लोगों ने नकारा ठीक है, हुआ। छोटा सा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या आपकी नजर में भी अमेठी से लड़ना चाहिए था राहुल गांधी को? रायबरेली जाना गलत संदेश क्या? क्योंकि अब वोटिंग है 20 मई को। देखिए, राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए। मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं। इसमें मुझे ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी को अमेठी से नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। उन्होंने अपनी रणनीति के हिसाब से तय किया कि हमें अमेठी से नहीं लड़ना, हमें रायबरेली से लड़ना है। लेकिन आज की तारीख में सवाल तो यह है कि स्मृति ईरानी किशोरीलाल शर्मा जी से हारेंगी या जीतेंगी? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। उनका स्टेक ज्यादा हाई हो गया है। अगर गलती से वो कहीं हार गई तो फिर क्या होगा? और वो जायंट किलर है पिछली बार की, वो जायंट किलर है। उन्होंने जो गांधी की सीट थी वो सीट बीजेपी की झोली में लाई थी। हाँ, अब उसमें सवाल ये कि अगर वो जीत जाएंगी तो कोई बड़ा तमगा मिलने वाला नहीं, अगर हार गई तो फिर उनकी राजनीति बड़ा गहरा सवाल खड़ा हो। लेकिन ये जो चरण है, इस चरण में अगर आप ईमानदारी से असेसमेंट करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने को बचाना है, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें इनके पास इस चुनाव में है। इसलिए चुनौती बीजेपी के पास आज की तारीख में ज्यादा है। 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी पिछली बार, तो जाहिर सी बात है 48-49 में से 40 सीटों को बचाना बहुत बड़ी चुनौती का प्रश्न है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश में जहां 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र में जहां 13 सीटें हैं। और महाराष्ट्र में भले ही आलोक जी हमारी बात से सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन आज की तारीख में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। जो एकनाथ शिंदे को लेकर आए थे, अजीत पवार को लेकर आए थे, ये इतने बड़े बोझ बनकर उभरे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अफसोस हो रहा होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती तो शायद पहले से बेहतर परफॉर्मेंस कर। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से स्टैंड है कि कहीं पर भी किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी चीज गलत हुई है, दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर है, वो जांच करे पूरी तरह से। और अगर वहां पर इस तरह की कोई भी घटना घटी है, जो भी उसका न्यायिक प्रक्रिया है वो अपनाया जाए। इसमें कहीं पर कांग्रेस पार्टी को कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 4 दिन पहले उदयपुर में एक लड़की के 7 टुकड़े कर दिए, मलूक नागर जी को तो पता ही नहीं चला होगा और ना ही हिंदुस्तान के मीडिया को पता चला होगा। उसके ऊपर किसी ने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा कि क्या हुआ वहां पर, क्यों हुआ और कैसे हुआ। मणिपुर के ऊपर मलूक नागर जी ने कोई एक शब्द याद नहीं आएगा। किस तरह से हाथरस की लड़की और किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हैं, वो किसी को नजर नहीं आएगा। खैर, बसपा पूरी तरह से देश के अंदर से समाप्त हो गई है और उसका एक सीधा सीधा कारण था कि बसपा ने बीजेपी के सामने सरेंडर किया। बहन मायावती ने किस तरह से अपने भतीजे को पार्टी से बाहर किया, जिसने बीजेपी के खिलाफ 2 सेंटेंस बोले थे। बसपा के डाउन होने से सीधा सीधा फायदा जो हुआ है, वो सीधा सीधा फायदा गठबंधन को हुआ और इसीलिए मलूक नागर जैसे लोग बसपा का दामन छोड़ के इधर आ गए थे। और इसका सीधा प्रभाव जो था वो कहाँ था? उत्तर प्रदेश। सिर्फ 2 लाइन का जवाब मुझे, अब कंक्लूडिंग रिमार्क लेना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।